स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हमारे नाटक हम पढ़ रहे थे, उसमें से 4 नाटक हमारे हो चुके हैं। आज ये 5वां नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, इससे पहले जो नाटक हम पढ़ चुके हैं इसी फॉर्मेट में पढ़े हैं। आप लोग जाके जो है प्लेलिस्ट में देखें। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा और बकरी नाटक, अंधायुक्त, 4 नाटकों को हम पढ़ा चुके हैं बेहतरीन तरीके से, इसी प्रकार के नोट्सों के साथ। ठीक है, नोट्स कह लो या संपूर्ण नाटक संपूर्ण है, इसमें ये कोई दो राय नहीं है, संपूर्ण नाटक है। और नाटक से जुड़ी बातें जो है, यानी आलोचकों के जो मत हैं, जैसे बच्चन सिंह के, विश्वनाथ त्रिपाठी के, रामचंद्र तिवारी के, उनके भी मत हमने नाटक के अंतर्गत रखे उनकी भूमिका में। यानी कहीं से कोई पॉइंट हम नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, कि जेआरएफ लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है, नेट लेवल का नहीं, सीधे जेआरएफ लेवल का। चलो तो हम लोग पढ़ते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक। आपको पता है किसका है? मोहन राकेश का, जो कि इसका समय है 1958 में आया था। कहानियाँ भी हम लगभग में पढ़ रहे हैं और भारतीय काव्यशास्त्र खत्म कर चुके हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र चल रहा है और कहानी भी चल रही है। यूनिट 9 निबंध की हो चुकी हैं, अब नाटक भी चल रहा है। लगभग में क्लासें हमारी 3-4 क्लासें तो रोज तक चलती हैं। याद रखना है मोहन राकेश का नाटक है और ये इसमें 3 अंक हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा अंक। इसकी भूमिका हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि भूमिका से क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, कि हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु ना तो हमारा जीवन उन सब पर उपलब्धियों की मांग करता है और ना ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने ही यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच, यहाँ याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है भूमिका से, कि हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं द्वारा जहां तहां बनवा दी जाएं, जिससे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं है, एवं एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी, याद रखना, यहाँ से पॉइंट पूछा जा चुका है, हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जब लिखा था तो उस यानी कौन सी ऋतु थी? वसंत। और कब? 1958 में। किस ऋतु में? वसंत ऋतु में। याद रखना, मोहन राकेश की भूमिका है। देखो, बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसमें क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि आषाढ़ का एक दिन राज्य आश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, पॉइंट है, पूछा जा सकता है। आगे भी कहते हैं कि भक्ति काल के कवियों को छोड़कर कवि प्रायः राज्य आश्रय में पलते रहते हैं, किंतु व्यक्ति स्वातंत्र और राज्य आश्रय के द्वंद्व की चेतना आधुनिक है। इस चेतना के बावजूद आज का साहित्यकार एक ओर व्यवस्था विरोधी तेवर लेकर चलता है तो दूसरी ओर व्यवस्था का तौक भी पहनता है। कालिदास कहता है कि अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेघ हैं, यहाँ की हरितमा है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। ये बच्चन सिंह अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं। ठीक है, उसका दावा है कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, पर राजकीय मुद्राओं से खरीद लेते हैं। राजपुरुष के रूप में वह गांव लौटता है, पर मल्लिका की आंखों से बिंधने के डर से उसे मिले बिना ही लौट जाता है। इसके पीछे राजाश्रय के छूट जाने का भय है। राजाश्रय धीरे धीरे उसकी सृजनात्मकता सोख लेती है। यार सुना, लेता नहीं, लेती होना चाहिए हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट। कालिदास गांव लौटता है, विलोम की प्रणीता
होकर मल्लिका एक बच्चे की माँ बन चुकी है। ये थोड़ी सी कहानी बता देते हैं अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। पर कालिदास के प्रति वह उसी प्रकार स्नेहमयी और आस्थावान है, किंतु रोमांटिक कालिदास का सब कुछ टूट जाता है, जबकि मल्लिका टूट कर भी नहीं टूटती। अपनी इसी आस्था के कारण मल्लिका महिमामयी और कालिदास दुर्बल, रूढ़हीन और बौना हो जाता है। याद रखना, अपने देश के इस महान सांस्कृतिक महापुरुष को राकेश ने अजनबी बना दिया, वह पहचान में ही नहीं आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा याद रखना, सारा नाटक विरोधी चरित्रों से चुना गया है। कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारा नाटक विरोधी चरित्रों से चुना गया है। मल्लिका और अंबिका एक दूसरे के विरोधी हैं। पहली भावना परक है तो दूसरी यथार्थ परक है। कालिदास और विलोम भी एक दूसरे के विरोधी, एक भावनामय है, दूसरा यथार्थ परक है। ऐसा लगता है कि ये विभाजित व्यक्तित्व के अलग अलग रूप है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है। कालिदास का व्यक्तित्व विभाजित है। कालिदास और विलोम में राकेश ने स्वयं कहा है, ये राकेश मोहन राकेश का कथन है कि पराजित टूटा हुआ व्यक्ति कालिदास नहीं, अपने में संयोजित विलोम है। मल्लिका और अंबिका भी एक व्यक्तित्व के विभाजित अंग हैं। कथन भी हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास में वेरी इंपॉर्टेंट है। टूटना यथार्थ भी है और रोमांस भी है। संभवतः राकेश इन दोनों में ही समायोजन के आकांक्षी थे, किंतु किसी गहन अर्थवत्ता के अभाव में यह संभव नहीं था। देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह बिंब धर्मी प्रगीतात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बिंब मेघ का ही है। आषाढ़ का आरंभ में बरसात की झड़ी में तन मन से भीगती मल्लिका कालिदास से जुड़ जाती है। फिर मेघ उज्जैनी चले जाते हैं। मल्लिका अपने गीले कपड़े सुखाती है। अंत में अपने गर्जन तर्जन लेकर मेघ पुनः लौटते हैं, पर वे कुछ भिगो नहीं पाते। वे स्मृतियों के प्रतीक बन जाते हैं और सारा नाटक एक त्रासदी में बदल जाता है। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से मैंने उठाया है, जाके वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। जितना उन्होंने कहा था सारा कुछ रख दिया यहाँ पे कि कोई पॉइंट छूट ना पाए, क्योंकि उसका कुछ मानना नहीं, कहाँ से कुछ पूछ ले। ठीक है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी देखो क्या कहते हैं इनके बारे में कि आषाढ़ का एक दिन, जो कि 1958 में लिखा गया था, कालिदास पर आधारित है। इसकी विषय वस्तु की मूल सामग्री कालिदास की रचनाओं से जुटाई गई है। इसमें रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है। इसमें रचनाकार की निजी और रचनात्मक नैतिकता भी इससे अप्रभावित नहीं रहती है। इसमें प्रेम संबंध की समस्या को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कथन किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। मुख्य पात्र देखें, मल्लिका। याद रखना, आप पात्र के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कालिदास की प्रेमिका हैं और कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मनाती हैं। उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से कालिदास की रचनाएं मंगाकर पढ़ती हैं। विलोम से नफरत के बावजूद अंततः उससे विवाह भी होता है। महामारी में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और जीवन के प्रति भाववादी दृष्टिकोण है। मैंने अपने भावना में भावना का वर्णन किया। कालिदास वेरी इंपॉर्टेंट, ये मामा इनके मातुल हैं जो उनके द्वारा प्रतिपालित हैं। और ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के रचयिता है। अपना गांव छोड़कर घुटन महसूस करता है, अपनी सृजनशीलता खो देता है। ठीक है। सम्राट के निधनोपरांत ही जब उनका सम्राट का निधन हो जाता है तो कश्मीर में विद्रोह बढ़ने पर वहां का शासन छोड़ देता है। दंतुल के बाढ़ से घायल हिरण शावक को बचाता है कौन बचाता है? कालिदास। अंबिका वेरी इंपॉर्टेंट, मल्लिका की माँ है। मल्लिका और कालिदास के प्रेम से नाखुश हैं और घोर यथार्थवादी जीवन दृष्टि है। जीवन पीड़ा का इतिहास है। मल्लिका का विवाह कराने के लिए बहुत इच्छुक है। विलोम कौन है? इसमें पात्र जितने आए सब रख दिए हैं। विलोम ग्राम पुरुष है, कालिदास के समक्ष प्रेत नायक के रूप में, और कालिदास के उज्जैनी जाने से पूर्व मल्लिका तथा कालिदास के विवाह का प्रस्ताव करता है। ये विलोम आगे चल के। गौड़ पात्र देखो, दंतुल इसमें राजपुरुष हैं। याद रखना, जो आते हैं वही हरण शावक को मारते हैं। मातुल वेरी इंपॉर्टेंट, ये कालिदास का मामा है और पालने वाला कवि चाटुकार वाचाल है। कालिदास के साथ कश्मीर भी जाता है कौन? मातुल। निक्षेप ग्राम पुरुष यानी गांव का ही पुरुष है। अब मल्लिका से कालिदास का हठ यानी उज्जैनी न जाने का, तुड़वाने का अनुरोध करता है। ठीक है। रंगड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना कि रंगड़ी क्या है? नागरी है और नृत्यांगना है तथा नाटक लिखने में रुचि। इंपॉर्टेंट ये है कि रंगनी नृत्य करती है और नाटक लिखती है रंगनी। और आपको पता होना चाहिए कि रंगनी से बना लो रंगमंच, और रंगमंच पे ही नृत्य और नाटक खेला जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संगनी याद रखना, ये मृदंग वीणा बजाती है
और सुंदर प्रणय यानी विवाह के गीत लिखती है कौन? संगिनी। और इसी ने पतंजलि का उल्लेख किया था नाटक में, ये पूछा भी गया है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अनुस्वार अधिकारी है, अनुनासिक अधिकारी है। प्रियंगमंजरी राजकन्या कालिदास मातृपुत्र की पत्नी है और मल्लिका से स्पर्धा महसूस करती है, उससे अपनी संगिनी के रूप में कश्मीर चलने का प्रस्ताव देती हैं। विशेष भी इसमें कुछ है इस नाटक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1959 ईस्वी में, याद रखना, इसको पुरस्कार भी मिला इस नाटक को, संगीत नाटक अकादमी 1959 में। इस पर फिल्म भी बनाई गई थी 1971 में। इसके निर्देशक कौन थे? मणिकौल। कौन थे निर्देशक? मणिकौल। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट नाटक पढ़ेंगे, 1 अंक, पहला अंक शुरू होता है, ठीक है। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द है, जो पर्दा उठने के अंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। आप देखो, जब उठता है तो रंगमंच की विशेषता पूछी जा सकती है, क्या क्या है रंगमंच पे, इंपॉर्टेंट है। देखो, एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं, बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं और सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं जिसमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। बाईं ओर एक द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उक्त प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का, याद रखना, इसका तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ों भी मिट्टी से पोते गए हैं, इंपॉर्टेंट है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू व हल्दी एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपसे पूछा सकता है ना कि रंगमंच का जो रंगमंच था उसमें कौन सी विशेषता नहीं है। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है जहां से बीच बीच में बिजली कौनती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा, देख लो क्या क्या है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है, आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं और जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुसा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाघ की छाल बिछी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि झरोखे से सटा जो लकड़ी का आसन है उस पर क्या किसकी छाल बिछी हुई है, तो बाघ की, इंपॉर्टेंट है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं, उन्हीं में से एक पर बैठी है अंबिका, छाछ में धान फटक रही, यानी जो सूप होता है उससे धान फटक रही हैं। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। ये देखो रंगमंच था तुम्हारा, ठीक है। हालांकि ये हम आपको नाटक संपूर्ण पढ़ाएंगे, ठीक है, और पढ़ना भी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, शॉर्टकट तरीका मत अपनाओ, क्योंकि ये एग्जाम है, जेआरएफ बहुत लंबा होता है, कोई भी पॉइंट उठा के पूछ रहा है, कहीं से भी पूछ रहा है, तो संपूर्ण नाटक, निबंध, कविता, कहानी ये तो पढ़ने की कोशिश करो कि संपूर्ण पढ़ो, ठीक। 1 घंटे में जो अगर आपको कोई क्लास दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं 1 घंटे में आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम में बहुत गहराई से कुछ भी पूछ लेते हैं। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, यानी गहराई में पढ़ना है या शॉर्टकट तरीके से पढ़ना है। जिस प्रकार से पढ़ना है बताओ, मैं उसी प्रकार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले तो आप ही हैं, मुझे पढ़ाना आपको है। खुद तो खैर मेरा तो कल्याण भगवान की दुआ से हो चुका है, कल्याण आपका होना है, कल्याण आपका करना है। आप जिस प्रकार से पढ़ोगे उसी प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा। अगर कहोगे कि सर 1 घंटे में सब कुछ खत्म कर दो, तो मैं 45 मिनट में भी खत्म कर दूंगा, 1 घंटे की कोई बात ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी तक एग्जाम में कथन पूछेगी वे रख दूंगा और 2-4 पॉइंट इधर उधर के रख दूंगा। 45 मिनट के आधे घंटे में क्लास पूरी नाटक हो गई। क्या भरोसा है कि वही पॉइंट दोबारा पूछ लेंगे? ऐसी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अब नए नए कथन बन रहे हैं, नए नए पॉइंट बन रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। और आपको इस लेवल में इसकी तरीके से इसी प्रकार से कोई तैयारी करा रहा है, तो कम से कम आप लोग पढ़ते रहो, देखते रहो, ठीक है। खुद से पढ़ना नहीं पड़ेगा, चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ेंगी, ठीक, क्योंकि आपको नेट का सिलेबस इस खरीदने जाएंगे तो कम से कम 10 से 20 हज़ार का बैठेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब और यही सिलेबस मैं आपको 249 या 299 में दे रहा हूँ पीडीएफ के रूप में। बस आपको क्या है, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे निकलवाने जाओगे तो आप यहाँ थोक में कोई निकालता है तो अगर निकलवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी पढ़ सकते हो, वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो, वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो, कल्याण हो जाएगा। कहीं का कोई पॉइंट मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इतना याद रखना।
अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। अब देखो मल्लिका का कथन शुरू होता है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारा धार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग जाती हैं। उपत्यकाएं जानते किसे कहा जाता है? पहाड़ों के दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, ठीक है, साइड की साइड, उसी को उपत्यकाएं कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई। अब ये क्योंकि ये कालिदास के संग घूमने गई होती है, अंबिका तो बहुत नाराज होती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी। याद रखना, ये मल्लिका क्या करने गई थी? तो बकुल पंक्तियों को देखने गई थी। और देखो ना, सब वस्त्र भिगो आई हूँ। उसके केसों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रहूं तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं माँ? अंबिका कहती, सूखे वस्त्र अंदर तल पे रख दो, तख्त पे रख दो। मल्लिका कहती है कि तुमने पहले से ही निकाल के रख दिए थे। अंदर को चल देती है, और तुम्हें पता था माँ, तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित होंगी, परंतु माँ मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। क्यों भीगने का खेद होगा? क्योंकि तुम उनके साथ थी। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। चारों ओर धुआंरे मेघ घिराए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक, यानी उसको क्या कहते हैं, दुपट्टा, अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत, जो है अद्भुत। अब अद्भुत तो होगा ही। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्रमय मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं, आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओहो ओहो। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है मल्लिका का, ठीक है। यानी मल्लिका ये दिखाना चाह रही है कि मैं आई हूँ, मैं खुश हूँ, और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं टहलने गई थी, बकुल पंक्तियों को देखने गई थी। शीत की चुभन के बाद उसड़ता यह स्पर्श गुनगुनाने लगती है। अब ये देखो, कोलय दल नील अरुणो तय सत्तोयन में, ये पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति किसने गाई है, ठीक है। गीले वस्त्र कहाँ है, डाल दो माँ, यहाँ रहने दूं। मृदु पवन विधुत मंद मंद चलद भी, अपहरत म्यो चेतेस्तोय देह सेन्द्र चापे, पथिक जन वधुना तद वियोग कुलाना। ठीक है, ये पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, और संस्कृत की किसी, यानी उसकी ही पंक्ति होंगी, कालिदास की किसी पंक्ति हैं, ठीक है। ये पंक्ति, इन पंक्तियों का वर्णन कौन करता है, याद रखना, कौन करता है? मल्लिका करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाहर आ जाती है माँ, आज के क्षण में मैं कभी नहीं भूल सकती, आज का क्षण में कभी नहीं भूल सकती हूँ। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया है, जैसे वह सौंदर्य स्पर्श होते हुए भी मासल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अब अंबिका तो नाराज होगी ही, क्योंकि तुम पूरा दिन गायब रहो, और उम्र हो गई है शादी की, और घूम रही हो, ठीक नहीं है। अंबिका, देख रही हूँ मैं काम कर रही हूँ, तुम देख नहीं रहो कि मैं काम कर रही हूँ? मल्लिका कहती है, काम तो तुम हर समय करते हो, परंतु हर समय तुम चुप तो नहीं रहती हो। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका कहती है, क्या बात करूँ? तुझसे क्या बात करूँ? मल्लिका कहती है, कुछ भी कहो, मुझे डांटो, भीग कर आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धाम मैं फटक दूँ, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका कहती है, मुझे सब अच्छा लगता है, और मैं घर में अकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती हूँ। मल्लिका कहती है कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दूँगी, मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो माँ, बताओ तो। अंबिका कहती है, दूध औटा दिया है,
शर्करा मिला लो और पी लो। शर्करा मतलब चीनी। मल्लिका कहती नहीं, तुम पहले मुझे बताओ। अंबिका कहती और जाकर थोड़ी देर तख्त पर विश्राम कर लो, मुझे भी बहुत काम करना है। मल्लिका कहती नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ है जो विश्राम करूं। मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों की पलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहा है। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगे तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? और रोएगी नहीं तो बेचारी क्या करे। अंबिका कहती कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, बस और कोई बात नहीं है। मल्लिका कहती है बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता है। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे तुम ना बताओ। बस सौगंध दिला दिया। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों के टापों का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका कहती ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका कहती संभवतः राज के कर्मचारी होंगे। मल्लिका कहती ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका कहते हैं जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। ठीक है, पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। याद रखना, पिछली महामारी में इनके पिता की मृत्यु हुई थी। इंपॉर्टेंट है। मल्लिका कहती परंतु आज ये लोग कहाँ, ये यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका ना जाने किस लिए आए हैं, मुझे नहीं पता। मल्लिका कहती माँ तुमने बात नहीं बताई, मुझे बताओ तो क्यों? अंबिका कहती है कि याद रखना, फिर कहती हैं अगला कि अग्निमित्र आज लौट आया। याद रखना, अग्निमित्र कौन था? मल्लिका का विवाह प्रस्ताव लेकर गया था। मल्लिका कहती लौट आया कहाँ से? मल्लिका जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका तुमने भेजा था? किंतु मैंने तुमसे कहा था कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो कि मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। ये तो लड़कियों का विवाह से पहले यही एक सवाल था। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। ठीक, मैं ज़िंदगी भर कुंवारी रहूँगी, घर में तुमको छोड़ के नहीं जाऊँगी। और अंदर से 90% कहता है कि शादी आज ही करा दो, बस छुट्टी मिले। ठीक है, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। हालांकि ये चाहती भी यही है। अंबिका मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बात सोच जो है सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं, क्या कहते हैं? मल्लिका क्या बात कहती है? मल्लिका कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? पॉइंट बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है कथन। अंबिका कहता मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मल्लिका मैं तुम्हारी अधिकार की बात थोड़ी कर रही थी। अंबिका कहती है कि तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे बोलती है। नाटक मंचन देखना जब, ठीक है, मंचन भी देख लिया करो। नाटक में जितने मंचन हुए हैं वो देख लिया करो, ज़्यादा आपको फायदा होगा। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। अंबिका कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मल्लिका कहती है ऐसा क्यों कहती हो माँ? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती हो? अंबिका कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है। मल्लिका कहती मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। ये बहुत अच्छा कथन है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपने भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कहानी को ध्यान में रखना कि कहानी का वर्णन ही आप कथनों को पहचान सकते हैं किस अंक में हुआ है, क्योंकि अब हर तरीके से आपको तैयार होना है। ठीक है, जब एग्जाम में बैठो तो एक बार बोलना मन में कि एनटीए मन करे जैसा पूछ लो। क्वेश्चन में आषाढ़ का एक दिन नाटक, यानी हर नाटक इसी प्रकार से तैयार करके आया कि मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से भी बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका कहती है और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल, अनश्वर है। मल्लिका कहती माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? फिर अंबिका कहती है कि तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्णन किया है।
मल्लिका कहती है कि जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती हैं माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती, अंबिका कहती है। मल्लिका कहती है सच तो यह है कि माँ की ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। उन्हें, उनको, अंबिका कहती है कि ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ, मैं उसे घृणा करती हूँ। अंबिका कहती है कि अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं, वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है, क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर को चल देती है। यानी कालिदास अब उसके घर में, कालिदास की बात हो रही थी, कालिदास ही आ गए। मल्लिका कहते ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका देखो क्या बोलती है कि माँ का जीवन भावना नहीं है, कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना होता है। चली जाती है। कालिदास एक हेड शावक को बाहों मिले पुचकारता हुआ आता है। हेड शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास कहता है हम जिएंगे हेड शावक, जिएंगे ना, एक बार से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह लेंगे, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, खाएंगे ना। मल्लिका कहती है कि यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया है? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कालिदास कहता है कि आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज के कुछ कर्मचारी आए हैं। मल्लिका कहती है, मल्लिका, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्लिका कहती है कि अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहते हैं कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। अब समझ रहे हो कि अंबिका, कालिदास कह कुछ हो रहा है, मल्लिका कुछ कहना चाहती है। उसे कहते हैं कि माँ बहुत रुष्ट है, जानते हो, हम तुम टहलने गए थे वहाँ पर्वतों पे, देर में हम भीग गए और माँ ने देखा बड़ी नाराज है। अब कालिदास को इसके फर्क नहीं पड़ता कि तुम पे माँ उसकी नाराज हैं, क्या है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। कालिदास कहते हैं कालिदास कहते हैं हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ाएं धीरे धीरे दूर हो रही। मल्लिका अपनी व्यथा सुना रही है कि माँ नाराज है, पर कालिदास से उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल दूर हो रही। हम स्वस्थ हो रहे हैं ना, जाने इसके रुई जैसे कोमल सिर पर उसे बाढ़ छोड़ दे कैसे बना। यह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। मल्लिका कहती सच माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास सुन ही नहीं रहा है। ये समझाना चाहती है कि माँ बहुत नाराज़ हैं। अब हमको लग रहा है कि अब हम जाने को, घर से निकलने को नहीं पाएंगे। ठीक है, माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में हम तुम्हारे साथ थे, मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना थी। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती। देखो ये बता रही है, कालिदास से कोई फर्क नहीं पड़ता। कालिदास कहता है दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो, हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। वो हरिण शावक से बतिया रहा है। अब तब तक के लिए राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है और क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुख दूध से मिला देता है। दंतुल कहता है दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ बताओ भाई। दंतुल कहता है कि कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले जाने आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदु के चिन्ह, यानी खून रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। कालिदास कहता देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल कहता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं। कालिदास कहता है मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर
नहीं कह रहा हूँ। दंतुल कह रहा है कि तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? यानी अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो क्या भव्य ललाट देख के पता लगा रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम और किसी चीज़ का अभ्यास करते हो। मल्लिका कहती तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती है? दंतुल कहता क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास कहता है कि इस प्रदेश में हरणों का खेत नहीं होता है राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतने ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल कहता है तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट कथन कहता है। क्या कहता है? कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। वाह क्या बात, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल कहता है समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। दंतुल कहता है, कालिदास कहता है हरिण शावक इस पर्वत भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष इसी पर्वत भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर लिटा दो जाके। अंबिका अंदर से बोल पड़ती है कि इस घर के तल्प आस्तरण हरिण शावकों के लिए तो नहीं है भाई। मल्लिका कहती तुम देख रही हो ना माँ? अंबिका कहती हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तल्प यानी तखत और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए, आस्तरण मतलब आज वो बिछौना हम कह सकते हैं, पशुओं के लिए नहीं है। कालिदास कहते हैं इसे मुझे दे दो मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। दंतुल कहता है कि मैं राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहूंगा। कालिदास या तो राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, भाई तुम देखते रहोगे या नहीं देखते रहोगे, मैं तो लेके जाऊंगा, जो कुछ करना हो कर लो। दंतुल कहता है राजपुरुष की रुचि, रुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। मल्लिका कहते ठहरो राजपुरुष, हठ शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार क्या है, उनके लिए संवेदना का है। यहीं से पता चलता है कि वो कालिदास हैं। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल कहते कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हठ शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका को बड़ा आश्चर्य। मल्लिका कहती हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सबसे बात पॉइंट वाली रखना, अगर आप पेन कापी लेके बैठे हैं तो ये पूछा जा सकता है कि कालिदास के पहले अंक में आषाढ़ का एक दिन नाटक के पहले अंक में कालिदास की कौन सी रचना का वर्णन हुआ है? तो ऋतु संहार याद रखना। और किसी रचनाओं का वर्णन पहले अंक में नहीं हुआ, ऋतु संहार का वर्णन हुआ है। लेखक कवि कालिदास को जानता है मल्लिका। आप सोच के देखो कि नाटक को पूरा पढ़ा हूँ और जहाँ जहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको मैंने अंडरलाइन किया। यही बस कलाकारी इसमें है और कुछ नहीं। नाटक सबके पास होगा, मैं खुद कहता हूँ सबके पास नाटक है, सब कोई पढ़ाता भी है, मगर मुझे लगता है कि जितना मैं गहराई में जाके इसको पढ़ा रहा हूँ इतना कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक है, जाके किसी भी क्लास देख लें, उसके बाद मेरी क्लास देखना। मैं ये नहीं कहूँगा पहले मेरे देख लें, किसी भी पूरे यूट्यूब में किसी भी क्लास को। ठीक है, अगर किसी ने पूरा पढ़ाया होगा तो इस लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया होगा, इस भाषा में, उसके पास पुराना नाटक होगा। किसी ने भी कोई पढ़ाया होगा, मैं ये भी नहीं कहता हूँ पढ़ाया नहीं होगा। ठीक है, पूरा तो नाटक पढ़ाया होगा पर इस प्रकार से नहीं पढ़ाया होगा जिस प्रकार से मैंने आपके लिए तैयार किया है फॉर्मेट। ठीक है, मल्लिका उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। याद रखना, सम्राट ने पढ़ा। और इसलिए आज उज्जैनी का राज ऋतु संहार के लेखक को सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि, याद रखना, आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। याद रखना, उनको लेने कौन आया था? कालिदास को वररुचि लेने आए थे। कौन? वररुचि। किस रचना के लिए उनको बुलाया जा रहा है? ऋतु संहार के लिए। इंपॉर्टेंट है। मल्लिका, तुमने सुना माँ? अरे राज जिन्हें राजकवि का आसन देना चाहते हैं। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, उसमें शर्करा मिला के पी जाओ। अंबिका को इससे फर्क नहीं पड़ता। मल्लिका कहती है कि तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका कहती दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। ठीक है, कोई और नहीं आएगा। मल्लिका कहती है माँ तुम सोच सकती हो
आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। यह बातों से खुशी तो है। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है, मल्लिका उसे रोके रहती है। मल्लिका कहती है, नहीं उठने नहीं, उठे होना नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राज उन्हें सम्मान दे रहा है, उन्हें राज कवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया है, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, अब तो तुम विश्वास करते हो माँ कि मेरी भावना निराधार रही है। समझ रहे हो? मल्लिका कहती, क्यों क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक नहीं सोच सकती हो? अंबिका कहती है, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्लिका कहती है, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका कहती है, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य ही दोष देखूंगी मैं। मल्लिका कहती है, इसीलिए कि वे मातुल की गौ में नहाकर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौ से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देख कर कह रही हूँ। अंबिका कहती, मैं भी चाहती हूँ, तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, मैं पूछती हूँ वह भावना क्या है? मल्लिका कहती है, मैं इसे कोई नाम नहीं देती हूँ। अंबिका कहती, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता है? मल्लिका कहती, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानते हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? अंबिका कहती है, और अब जब कि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, तब किसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, पूछा जा सकता है किसका कथन है, किस अंक में है। अंबिका कहती है, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी, फिर कह दो यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका कहती है, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता है, आगे भी बीत जाएगा। ये कथन आपसे पूछा जा चुका है क्रम में लगाने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज तक का जीवन किसी तरह बीता है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपनी स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। और मैं फिर कहता हूँ, जब भी एग्जाम नज़दीक है, अगर आप मुझसे नोट्स ले रहे हैं तो जितना मैंने अंडरलाइन किया है इसी को पढ़ के जाना, हूबहू कथन वहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर नाटक से पूछा गया तो। मातुल कहता, हो घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं। उनके मामा जी आ गए हैं। ठीक है, मातुल कहता है कि मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका कहती है, परंतु उन्हें तो सुना है राज की ओर से सम्मानित किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल कहता है, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल कहता है, 2 रथवा, ये देखना कौन आया, कौन, ये इंपॉर्टेंट है। 2 रथ आए थे, रथवाह यानी रथ को चलाने वाले, 4 अश्वरोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे पिता के पितामह एक दौहिक का पुत्र गुप्त राज की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंबिका कहती, तुम अपने भागने की बात कर रहे थे, यानी भांजे की बात कर रहे हो? मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और वे वंश कहते हैं कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं राज की मुद्राओं से कीर्त होने के लिए नहीं हूँ। ये मातुल ने कहा है। ये कथन दरअसल किसका है? कालिदास का है, पर कहा किसने है? मातुल ने। मल्लिका कहते हुए राज के सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात हुई भाई। सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है।
मल्लिका कहती है कि कविता का मूल्य नहीं है, कविता का कुछ मूल्य है यार मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। वैसे सम्मान नहीं मिलता, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य क्या है मातुल, कविता का कुछ मूल्य है यार मातुल, तभी तो सम्मान का मूल्य है। ये कथन किसका? मल्लिका का। इंपॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ उनके हृदय में सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कहती है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल अवश्य जाएगा, वे लोग इसके अनुचर हैं जो भी अभिस्तुत करके इसे ले जाएंगे, अभिस्तुति करके उसे ले जाएंगे। अंबिका कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट कथन, कहती है कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्ने लोक नीति में निष्णात है। मातुल कहती हैं, यह लोक नीति है, मैं तो कहूँगा लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। बहुत अच्छा कथन है मातुल का, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी तो सकता है, बदल गया तो बदल गया, ये बात बिल्कुल सही है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप तब तक के लिए निक्षेप आ जाते हैं उनको बुलाने। मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल कहता है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम आचार्य के पास रहना। निक्षेप कहता है, इंपॉर्टेंट, निक्षेप कह रहा है, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूँ। मातुल फिर कहता है मातुल कि यह भी कहा था कि, किंतु वह भी कहा था, यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं है। मातुल कहता है, किंतु मातुल क्या? मातुल पागल है? किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मातुल कहता है, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा? निक्षेप कहता है, उन्होंने कहा कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। मातुल कहता है, कालिदास की कविता? ना जाने इतने बड़े आचार्य को इस कविता में क्या क्या विशेषताएं दिखा दी थी। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं है और तुम लोकनीति की बात कहती हो। आप एक हरिसावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे, सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं है, उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं, आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मातुल कहता है, नहीं मुझे आसन नहीं चाहिए। उनसे कहती बैठ जाओ, ठीक है। तभी कहते नहीं मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा कविवर, आचार्य आपको साथ उज्जैन ले जाने के लिए आए हैं, राज की ओर से आपका सम्मान होगा। सुनकर रुके और रुककर जलते अंगों की सी दृष्टि से मुझे देखा और कहा कि मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हैं, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अब मैं करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना मातुल निक्षेप के। निक्षेप कहता है कि किंतु मातुल मैं तो समाचार देने आया था कि, मातुल कहता है और समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद। कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया, अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हैं हों उन्हें ढूंढ कर ले आइए। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहाँ देखूं वहीं चोटी से पकड़कर कुछ कर दूं। ठीक है। निक्षेप फिर कहता है कि मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। मल्लिका कहती है, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? निक्षेप कहता है कि कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि कालिदास जगदम्बा के मंदिर में गए थे, ये बात मल्लिका को कौन बताता है? तो निक्षेप फिर कहता है कि मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते जाते हैं और परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका देखो क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अंबिका कहती है राज कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना रत। राज के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है, इतना बड़ा नाटक करना विक्षणता नहीं है। फिर निक्षेप कहता है कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राज की सम्मान का मोह नहीं, वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। निक्षेप का कथन है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर निक्षेप कहता है कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके बहुत कुछ खो बैठेंगे। बहुत, ये पॉइंट मुझसे छूट गया है, ये आप लोग भैया याद रखना कि योग्यता, देखो योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये पॉइंट मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, किसी प्रकार से भूला हूँ भाई, इसको याद रखें कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कथन किसका है भैया? निक्षेप का है। किसका है भैया कथन? निक्षेप का है। किसका है भैया? निक्षेप का है। कथन इम्पोर्टेंट है। शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए, अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। फिर अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप कहते हैं मैं अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। फिर मल्लिका कहती है मैं जानती हूँ रेखा कहाँ है, कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है, इन्हें दूर से। फिर निक्षेप कहता है, कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका, अवसर किसी बात की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास अगर यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज को कोई हानि नहीं होगी, मगर राज कवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार, याद रखना, जो आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निक्षेप का है। फिर मल्लिका कहते नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका फिर कहती है कि मुझे एक बाहर, अंबिका बोल पड़ती है क्योंकि ये चल उसने मल्लिका वहाँ से चलने लगती है निक्षेप के साथ में कि मैं चलो बैठ के समझा देते हैं उनको। तो अंबिका कहती है कि मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप कहता है कि निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका, याद रखना। मल्लिका कहती है यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए यार निक्षेप चलते हैं। निक्षेप कहता है क्षमा चाहता हूँ अंबिका। अंबिका भावना ओहो भावना। अंबिका बहुत कुड़ रही है। विलोम कहता, विलोम आ गया है, ये गए और विलोम का प्रवेश होता है। कहता है घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा है। अंबिका, विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो? अंबिका कहते चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना ठीक अच्छा नहीं लगता। विलोम, मल्लिका को सहाय नहीं है, मैं जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है, वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती है। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं क्योंकि कालिदास नहीं चाहता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है। उसे उलझन होती है, किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ भाई, कुछ भी हो। अंबिका कहती है मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम फिर कहता देख रहा हूँ तुम इस समय, फिर विलोम कह रहा है कि देख रहा हूँ कि इस समय तुम बहुत दुखी हो। और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है, पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कि कालिदास उज्जैनी जा रहे हैं। मैं नहीं जानती, अंबिका कहती है मैं नहीं जानती। विलोम कहता है राज की ओर से उसका सम्मान होगा, कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जीवन से, उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने क्या सोचा है भाई? सोचा तो होगा कुछ। अंबिका कहती है मैं इस समय कुछ भी नहीं सोचना चाहती हूँ। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है।
अंबिका कहती है कि मैंने तुमसे कहा है विलोम तुम चले जाओ यहाँ से। विलोम फिर कहता है, वो बहुत ढीठ आदमी है विलोम, ठीक है, अनचाहत थी। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्या तुमने, अरे ये एड भी आते हैं, क्या तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है तो तुम कुछ सोचना नहीं चाहते। अंबिका बहुत गुस्से में कहती है कि तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं अनुरोध करती हूं कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम फिर कहता है कि मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूं। कहने के लिए आया हूं, और मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूं। आशा कर रहा हूं कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है, मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो कि आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। विलोम कहता है, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना भी तो मैंने है। तुम्हें दुख हुआ क्या? विलोम, दुख? हाँ हाँ बहुत। एक मित्र के बिछड़ने का किसको दुख नहीं होगा भाई। कल तुम, सुनने में है कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे, सुबह ही चले जाओगे। कालिदास, मैं नहीं जानता। विलोम फिर कहता, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं और राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? बताओ। सुना है वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं हैं, मदिरालय है और तरह तरह की विलास भूमियाँ हैं। तुम तो जाओगे वहाँ, भूल जाओगे हम लोगों को भाई। मल्लिका कहते हैं, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। देखो, खुल्ला खुल्ला बोल दिया उसने। विलोम कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात तो नहीं है भाई। फिर कालिदास कहता, विलोम का कुछ भी कहना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कुछ ना करना प्रत्याशित हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो आपको कथन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जैसे बोल दिया कि कथन आ गया, विलोम का कुछ भी करना प्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ ना करना प्रत्याशित हो सकता है। ये पॉइंट आ जाए ऑप्शन में विलोम है तो आप लोग विलोम को ही लगा क्या होगे, मगर याद रखना ये कालिदास का ही कथन है। किसका है? कालिदास का कथन इंपॉर्टेंट है। विलोम कहता है कि यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। कालिदास निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट ही पड़ते हैं, हम जानते हैं। विलोम कहता, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। कालिदास कहता है कि वर्षों का व्यवधान विपरीत के विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ये देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विलोम फिर कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। कहता, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका भाई। विलोम कहता है, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना, कल तक थे जो, यानी मल्लिका को समझने वाले। मल्लिका फिर कहती, यार विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम फिर कहता है कि अनर्गलता,
इसमें मैंने अनर्गलता क्या किया भाई? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका, बताओ। अंबिका फिर कहती है कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती। तो फिर विलोम कहता है कि उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट बता दें कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका कहती है कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, इतना समझ लो। विलोम कहता मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास, जाओगे या ले, अकेले जाओगे या फिर लेकर जाओगे, ये कहना चाह रहा है। कालिदास कहता मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रखना, कि तुम दूसरों के घर में ही नहीं उसके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कालिदास का है, ठीक है। विलोम कहता अनधिकार प्रवेश, मैं क्यों बिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? भाई बताओ कब? अंबिका कहती है मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। तो विलोम कहता बस चल ही दी। अच्छा कालिदास तुम्हें बताओ, तुम्हें अपने ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में भाई अनधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लो। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो, संभवतः यह प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास फिर कहता है, कालिदास कहता है कि तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है, ठीक है, तनिक मोह नहीं है, इंपॉर्टेंट है। विलोम निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि? यह भी पॉइंट अंक लंबा है, ठीक है, ये कल ही पूरा हो पाएगा, नहीं 2 क्लास में हो जाएगा, परेशान नहीं हो। मल्लिका कहती आर विलोम आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम कहता है यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूँ। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। तुम मुझसे प्रेम करो या ना करो, पर मैं तो तुमसे करता हूँ। मैं एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास, तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। कालिदास यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है भाई, हम जानते हैं। विलोम कहता है अनचाहत अति संभवतः फिर कभी आ पहुँचे, तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मल्लिका फिर उदास हो गए, देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। अब वो विलोम चला जा चुका है, अब मल्लिका इनको समझाएगी, ठीक है। ये अंक सोच रहा हूँ समाप्ति कर दूँ, फिर 2 अंक एक क्लास में हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अंक है। मल्लिका कहती फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय और स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है, और वह प्रश्न मैं हूँ ना। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे, हैं? तुम मुझे सुख होगा, तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। बहुत भाव पंक्तियां हैं। कालिदास कहता चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती हो। मल्लिका मेरी आंखें इसलिए गिली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो क्या? यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते हैं, वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ जाओ। कालिदास
तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ हैं, और यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। मल्लिका कहती, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व का अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास कहता है, नई भूमि सुखा भी तो सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका कहती है कि कोई भूमि ऐसी नहीं है जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। कालिदास कहता है, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी कुछ। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि तो भी कर सकते हो। कालिदास कहते, फिर भी कई आशंकाएं उठती हैं, मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता है। मल्लिका कहते, मेरी ओर देखो, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता है। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हरण, इन सब को तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूंगी। कालिदास कहता है, मुझे जाने के लिए कह रही हो तुम। मल्लिका, हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमेंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो तो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ जाओ कालिदास, मेरे लिए कमाओ, फिर आओ मुझसे ब्याह करो। कुछ नहीं होगा, वहाँ से ब्याह करके ही वापस लौटेगा। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो। मल्लिका, क्योंकि अब कालिदास चला गया है और मल्लिका की धारा प्रवाह आंसू चलने लगे हैं, रोने लगी है। तो अंबिका कहती है उसकी माँ कि तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर चले जाएंगे। अंबिका, रो नहीं मल्लिका, रो नहीं। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, यह सुख है, यह सुख है माँ, यह सुख है, यह सुख है माँ। तो ये रहा हमारा पहला अंक। दूसरा अंक भी हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे। मेरे तो खैर ये भावुक नाटक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखो, नाटक जो भी लगे हैं उनको गहराई से ही पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, कोई नेट की तैयारी नहीं कर रहे हो। नेट आप हल्का फुल्का भी पढ़ लोगे तब भी निकल सकता है, जेआरएफ नहीं। जेआरएफ के लिए गहराई से पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ आप लोग नोट्स ज़रूर ले लें। जिनके पास नोट्स नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाते हैं, इतनी किताबें नहीं खरीद पाते हैं, तो नोट्स आपको मात्र नवरात्र में खरीदना है और इसी प्रकार से सब मिलेगा 249 में। आपको पता होना चाहिए इस नवरात्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नंबर मैं बता दूँ, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करोगे 97 21 56 58 75। ठीक, 97 21 56 58 75। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करोगे तब आपको नोट्स के बारे में बता दिया जाएगा, और नोट्स के लिए आपको 249 रुपये पे करने होंगे। आपको 1 से 8 यूनिट आपको मिलेगी। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।